गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी। ओके गाइस। और मेरे भाई आज हम क्या पढ़ेंगे बता दे यार जल्दी से, इंतजार नहीं हो रहा इतना। आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का चैप्टर। तो क्या आप लोग जानते हैं वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है मैं चलो आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। सबसे पहले हम वर्क की एक डेफिनेशन देखते हैं, एकदम बढ़िया सी डेफिनेशन जिसको देखते ही मास्टर का दिल एकदम खुश हो जाए, नंबर की बरसात कर दो भाई साहब, पेपर में टॉप मार दो। तो वर्क की सबसे बढ़िया डेफिनेशन, अ फोर्स शुड एक्ट, ध्यान से सुनो, अ फोर्स शुड एक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। इससे आपको क्या समझ में आया मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी वस्तु पे, यानी कि मेरे पीछे ये जो सोफा है, अगर मैं इसको ढकेलूं, ढकेलने तक बात ठीक है कि मैं इसको ढकेल रहा हूँ और ये अपनी जगह से हिल के थोड़ी आगे पीछे हो, तब तो मेरा वर्क डन हो गया कि ये हिल रहा है, ये डिस्प्लेस हुआ है। पर अब मेरे पीछे जो दीवार है सोफे का, मतलब मैं उस पर जाके धक्का लगाऊं और धक्का लगाने के बाद भी वो मुझसे बिल्कुल ना हिले, क्योंकि आप देख सकते हो मैं कितना सिंगल पसली बंदा हूँ, मतलब मेरे हाथों में ताकत ही नहीं है यार, मैं क्या हिला पाऊंगा उस दीवार को। पर मैं अपने हिसाब से कोशिश तो पूरी किया, मैंने अपनी पूरी जोर जबरदस्ती ताकत जितनी है शरीर में, खाया पिया सब लगा दिया, पर वो दीवार मुझसे चू से तैर नहीं हुई, मतलब हिली भी नहीं। तो यहाँ पे ये फिजिक्स वाले क्या कहते थे, कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब जब वर्क डन नहीं हुआ तो अब कैसे होता है, मतलब वर्क डन, अब आप समझ गए होंगे। द फोर्स शुड एक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ओके गाइस। अच्छा ये तो हम लोग समझ गए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका कोई फॉर्मूला भी होता है क्या, कि हम आप कितना कार्य कर रहे हैं इसका कोई निकालने का तरीका हो, एकदम सिंपल सा, मतलब फॉर्मूला लगाए जैसे मैथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे भट्ट से वर्क डन का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट की और आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल गाइस, हमारे पास फॉर्मूला एकदम बढ़िया सा वर्क डन का, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। समझ गए गाइस? या फिर हम वर्क डन का फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ गए गाइस? वर्क की कोई ऐसा यूनिट या कोई डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है क्या भाई, ये तो बताया ही नहीं तूने। बिल्कुल भाई, तो ध्यान से सुन, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। और वर्क की जो तूने ऐसा यूनिट पूछे ना, वो न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर, एक न्यूटन मीटर ना एक जूल के बराबर भी होता है। इसका एक बढ़िया तरीका मैं तेरे को बताता हूँ। जैसे तुझसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक न्यूटन मीटर की डेफिनेशन दे या एक जूल की डेफिनेशन दे, तो तू लिखेगा, जैसे एक न्यूटन मीटर या एक जूल की डेफिनेशन पूछ ली तो तू लिखेगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force of 1 meter displacement object by 1 meter along the line of action of force। मतलब कि मतलब 1 न्यूटन का बल लगाओ किसी वस्तु पे फोर्स, और उसके साथ ही साथ वो ऑब्जेक्ट भी 1 मीटर ही डिस्प्लेस हुआ हो, तब तेरी ये 1 जूल का जो परिभाषा कह सकते हैं या एक अच्छी डेफिनेशन कह सकते हैं, ये डिफाइन हो जाएगा। और इसके एकदम तेरे को सटीक नंबर, मतलब भर के मास्टर देगा। अच्छा चल, तुझसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने अभी अभी तेरे को एक चीज़ बताया था कि जो वर्क होता है, वर्क इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो इससे तू ये बताओ मुझे कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अरे गाइस क्या पूछ रहे तुम भैया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जब उसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है यार। वेक्टर क्वांटिटी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिंपल सा जवाब है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो गाइस, मैं तुम्हें इसके साथ साथ एक बात और बताता हूँ। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, 3 तरीकों में होता है। अब इस लाइन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ गए गाइस? चलो तो मैं तुम्हें अच्छा तो बताता हूँ। पॉजिटिव वर्क इट इज अ यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क यानी कि और जो जीरो वर्क, पॉजिटिव फोर्स ये होता है, सब मैं क्या तुम्हें होता है अभी भाई, इसके ये बारे में बता बिल्कुल रहा हूँ। समझ में व्हेन नहीं अ आया मेरे फोर्स कि कैन प्लस एक्ट इन माइनस द और नो डायरेक्शन साइन ऑफ का क्या मोशन चक्कर है। ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई भी काम
जो सेम डायरेक्शन में हो रहा हो और सेम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं फोर्स, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक कार को पीछे से धक्के दे रहे हो ताकि कार आगे की ओर जाए, और कार आगे की ओर जा भी रहा है और वो डिस्प्लेस भी हुआ अपनी जगह सिला, तो ये वर्क डन तो हुआ ही हुआ, साथ में ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि आपने जिस मूव में डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। समझ गए गाइस? तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा, मतलब नेगेटिव वर्क डन क्या होगा? मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। पॉजिटिव तो एकदम क्लियर आ गया कि जिस तरफ बल लगा उसी तरफ हमारा कार्य हो, डिस्प्लेस हो ऑब्जेक्ट, वही हमारा पॉजिटिव वर्क डन है। अब नेगेटिव का भी समझा दो भैया। बिल्कुल गुरुजी, तो सुनो, नेगेटिव वर्क डन, इट इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये समझोगे, एक सवाल बताओ कि तुम फोर्स कहीं और लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? सोचो एक बार। हाँ भैया, हो सकता है। देखो एक एग्जांपल है मेरे पास। जैसे मेरे पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को मैंने दीवार पे फेंका और वो वापस मेरे पास आया। मैंने फोर्स तो अपने सामने वाले डायरेक्शन पे लगाया, पर दीवार के सामने होने के कारण वो वापस मेरे पास आ गया। तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। बिल्कुल सही। अब तीसरा, जीरो कैसे होता है? इट इज अ जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि कोई भी वस्तु 90 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है, तो वो वर्क डन जीरो हो जाता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो तुम एक कुली हो और तुमने अपने सिर पे एक लगेज रखा अगेंस्ट टू ग्रेविटी। तुम्हारा फोर्स कैसे लग रहा है? अगेंस्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, तुमने अपने सिर पे रखा और यहाँ से तुम आगे की ओर जा रहे हो, तो यहाँ आप इमेजिन करो कि जो फोर्स लग रहा है वो अगेंस्ट टू ग्रेविटी ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, और जो आप लेके जा रहे हो वो वर्टिकली है। ठीक है, तो उससे क्या हो, वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनके बीच, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाता है। अब ये पूछोगे कैसे, तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट नहीं है अभी 9th क्लास में, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। कॉन्स थीटा 90 डिग्री होता है तो वो जीरो हो जाता है एंगल, और भी बहुत कुछ है, ये कॉन्स थीटा ट्रायमेट्री चैप्टर का है। तो समझ गए आप वर्क क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बताओ यार, मूड खराब है मेरा। अभी मेरे घर भी जाना सोने के लिए। अब तुम लोग यहाँ हल्ला कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। अंकल, यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 11th चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी। अच्छा बेटा, चलो मैं जा रहा हूँ सोने, तुम लोग पढ़ लो अपना। अब गाइस हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। अरे भाई, क्या कर रहे हो इधर दोनों? क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तो हमने वर्क पढ़ लिया, अब एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी में मुझे थोड़ा ही बहुत पता है, कुछ खास ज़्यादा नहीं। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ एनर्जी। मुझे अच्छे से आती है एकदम, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह पीरियड बंक नहीं मारे थे। क्लास में एकदम अटेंशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है। तो सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन है, द एनर्जी में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। गाइस, एनर्जी और वर्क में एक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस आप समझ लो यही। मैं तेरे पापा से 2000 रुपये मांग सकता हूँ, ये मेरी एनर्जी है कि मैं मांग सकता हूँ। अभी तक मैंने मांगा नहीं है, पर कल शाम तक मैंने मांग लिया और वो 2000 का नोट लेके तेरे सामने आया, वो वर्क डन है मेरा। जैसे अब मैं कह दूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ, वो क्या है? मेरी क्षमता है, एनर्जी है, मेरी शक्ति है, ऊर्जा, जो भी है। पर मैं चढ़ गया वहाँ, वो क्या है? वर्क डन। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, और किलो जूल, 1 किलो जूल, यानी कि 1 किलो जूल की हम एक बढ़िया डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मतलब sometimes a larger unit of energy called kilojoule. Sometimes a larger unit of joule is called a kilojoule. यानी कि जूल की बड़ी मात्रा को ही हम किलोजूल कहते हैं। एनर्जी के बहुत सारे टाइप है, मैं आपको इतने हैं कि गिनवा भी नहीं सकता, पर इस चैप्टर के हिसाब से आपको 2 ही पढ़ने हैं, पोटेंशियल एनर्जी
और काइनेटिक एनर्जी। हालांकि और भी एनर्जी होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, इतने कि जितने मुझे पता भी नहीं, मैं गिनवा भी नहीं सकता। एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? तो मैं बता दूं, एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैं बताता हूँ। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वेरिएट ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। या फिर गाइस, अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लगी हो तो ये दूसरी डेफिनेशन भी है हमारे पास। काइनेटिक इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर आप इन दोनों की बात नहीं समझ पाए तो मेरी एक सिंपल और शुद्ध लैंग्वेज समझ लो, क्योंकि मैं एक देसी लड़का हूँ और एकदम सिंपल जुगाड़ लेकर घूमता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड। गाइस, हम तीनों में से काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन सबसे अच्छी कौन सी डेफिनेशन लगी जो हम तीनों ने बताया? प्लीज गाइस, एक बार आप कमेंट करके बता दें। गाइस, काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m जो है और v जो है, यहाँ पे ही आपको वैल्यू पुट करनी है बस। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एक फॉर्मूला होता है mgh। अरे गाइस, हम तो एक चीज भूल गए, हमने काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल तो दिया ही नहीं।